एवरीवन, जैसे कि हम लोग लगातार क्वेश्चन करते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने आसान तरीके से सॉल्व होता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि नीट निकालना बहुत ही आसान है अगर आपका बायोलॉजी सही है तो, है ना। तो बायोलॉजी को सही बनाने के लिए हम लगातार आपके साथ लगे हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्वेश्चन उतना कठिन नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। बशर्ते क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, समझिए, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आंसर निकाल। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला है, आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट मीन TCA साइकिल इसको हम लोग बोलते हैं या क्रेब साइकिल बोलते हैं, विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जब आप क्रेब साइकिल खोलेंगे, सबसे पहले क्रेब साइकिल जानो, क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो उसमें जो पूरा स्टेप है, स्टेप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रोसेस होता है वहाँ पर। तो इसमें पूछा है कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि अगर रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बनेगी तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो इसमें पूछा कि इसमें कौन सा है जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं है, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। इसमें दिया है कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बन रहा है, आइसोसेट्रिक एसिड ए से ग्लूटारिक एसिड बन रहा है, और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन रहा है, मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है, सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड। इसमें कौन सा है? तो इसमें जो निकल के आया है आंसर, वो निकल के आया जो सक्सिनिक एसिड कोएंजाइम ये है, ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो कोएंजाइम है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, निकल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑक्सीडेटिव इसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि सबस्ट्रेट लेवल पर फास्फोराइलेशन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। और बाकी और जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और जैसे आइसोसेट्रिक एसिड है ना, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, ये आपको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और बाकी दोनों जो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन की है, तो सिर्फ सक्सिनिक एसिड कोएंजाइम ये कन्वर्ट हो रहा है आपका सक्सिनिक एसिड में। तो इसे को हम बोलते हैं फास्फोराइलाइजेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलाइजेशन, ठीक है। तो इसको कब आप कर पाएंगे, जब आपको पूरा साइकिल याद रहेगा, तो यानी इसका पहला आंसर सही हो गया। चलिए दूसरा हम लोग 41 पे आते हैं, हम लोग 42 पे आते हैं, ठीक है। तो इन स्टेप को सही के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर को अच्छे से, इस रिएक्शन को पूरा क्रेब साइकिल, कैल्विन साइकिल या जो भी रिएक्शन सबको दीवार पे चिपका दे, बार बार हर एक स्टेप को देखिए कहाँ पे कभी कभी ATP किंडर बन रहा है, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। आइए 41 बाद हम लोग आते हैं 42 पर। देखो 42 वाला बहुत ही आसान है। यहाँ पर फिर मिलाने वाला तो बहुत आसान, आप लोग देख लेते हैं वैसे भी सही लगे। जिससे पूछे, जिसमें आपको जैसे TC अभी हम लोगों ने पढ़ा, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा, तो सिट्रिक एसिड जो साइकिल है सबको पता है कि ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, यानी A का सेकेंड हो गया, और B का 1, देखो ये B का 1 हो गया, यानी ग्लाइकोलाइसिस कहाँ, साइटोप्लाज्म में होता है, सिट्रिक एसिड होती है आपका मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम सभी जानते हैं कि इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ हो जाएगा, ये इसी मिला लीजिए, मिलाएंगे तो चौथा आंसर आपका सही निकल के आएगा, ठीक है। क्यों, A का सेकेंड देखो दिया हुआ, B का 1 हो गया, और B का 1 अलाउ और कोई दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो इस तरीके देख रहे हो क्वेश्चन आसान होता है, बस हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समझते हैं, और फिर क्वेश्चन लगाते आगे बढ़ते हैं। चलिए 142 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 143 में। तो ये सबसे ज़्यादा आसान यही है। पूछा कि विच आर द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग वैरायटीज ऑफ प्लांट। जब भी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होगा वहाँ हमेशा फ्यूजन होगा प्रोटोप्लास्ट का। किसका होगा, प्रोटोप्लास्ट का। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आ गया मैच कराना। देखो मैच कराना जब भी आता है, आप देखिए का क्वेश्चन से कभी कभी पूरा आंसर निकाला। जैसे हम लोग देखो इसमें देखते हैं, ऑप्शन दे दिया। एक चीज़ जानते हैं कि इंसुलिन आपका क्या है भैया, हार्मोन है। क्या है आपका, हार्मोन। इतना तो लोग जानते हैं इंसुलिन हार्मोन है। और ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। यानी B का 1 और C का सेकेंड। देखो C का सेकेंड कहीं, देखो ये दिया है B का 1 और C, देखो ये आ गया तीसरा आपका। देखिए
तो हम ऐसे भी ज़्यादा टाइम ना खाते हुए वैसे कर सकते हैं। एक ही है, बी का 1 और सी का सेकेंड कौन दिया हुआ इसमें, बाकी सब आप लोग देख लीजिए। तो इतने से ही हमारा आंसर सही हो गया, 30 आंसर सही हो गया। ठीक है, बाकी आप मिलाना चाहते जो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट पर है, इंसुलिन आपका हार्मोन था ही, ट्रिप्सिन एंजाइम था ही, और कोलेजन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। मिलाएंगे तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस हम प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, रिवाइज बहुत ज़्यादा करेंगे, तब हमें आसानी से क्वेश्चन लगना चालू हो जाएगा। हमको लगने लगेगा हाँ बहुत आसान है यार। मैच देखो, यहाँ पर ही मैच करने आएगा। मैच करने वाला क्वेश्चन आसान होता है, कम समय लगता है, ध्यान लग जाता है, बशर्ते चीज़ हमको तुरंत याद हो। इसे रिवीजन करने को फटाफट याद रहेगा, और फटाफट याद रहेगा तो फटाफट लग भी जाएगा। जिससे दिया हुआ है मोनोएडेल्फस, हम लोग बहुत पहले जानते हैं कि मोनोएडेल्फस कंडीशन पाई जाती है चाइना रोज में, मालवेसी फैमिली में, और डाइडेल्फस होता है पी में। ठीक है, यानी ए का 4, देखो ए का 4 2 दिया हुआ है, और बी का दिया हुआ है सेकंड। देखो बी का सेकंड कौन दिया, देखो ये तीसरा आंसर सही हो गया भैया। तो थर्ड होता है तो फोर्थ होता है, तो बी भी हम जानेंगे, बी का क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ, तो तीसरा सही है। और सी का 1 कौन वाला, पॉलीफिलेटस कंडिशन, वेरी गुड। इपीफिलस डी, डी देखो कितने दे रहा है, थर्ड में लिली में, ये भी सही है, डी थर्ड, और सी पहला दिया हुआ। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। अब तो तुम ही सोचो कितना आसान क्वेश्चन है। हम लोग बिना मतलब बिना डरते कि अरे नीट में कैसे हो कैसे हो पाए, अरे अगर आप बायो सिर्फ मेहनत कर लो तो बहुत अच्छा मार्क्स यहीं से आप ले लें। यानी कहने में 9 चौक 36, 360 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 146। कहते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन मेंबर ऑफ फीओफाइसी। मेंबर ऑफ फीओफाइसी का पूछ रहा है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। देखो पहले दिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजली बाई फ्रेजर जूस पर, ये बहुत बिल्कुल सही जवाब है। बी दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस मेथड, ये गलत दिया है। ओनली न दिया होता है तो सही होता है, क्योंकि इसमें ऊगैमस भी होता है, आइसोगैमस भी होता है, और एन आइसोगैमस तीनों टाइप करके होता है। इसलिए ये लाइन आपकी बी क्या हो गया, गलत हो गया, बी गलत, यानी ए सही बी गलत। स्टोर फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट लैमिनेरियन स्टार्च मैनीटोर, बिल्कुल सही जवाब है ये। डी इन मेजर पिगमेंट इसमें दिया हुआ ए सी बिल्कुल सही, ए और सी रहता है। ई दिया वेजिटेटिव सेल हैव द सेलुलोजिक सेल वाल यूजुअली कवर्ड विद आउटसाइड द जिलेटिन कोटिंग ऑफ एल्जिन, बिल्कुल सही है। यानी ए सी डी ई, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। 147 ये देखो लगातार मिलाने वाला दिया हुआ है। सब जानते हैं कि जो ग्रिफिथ साहब थे उन्होंने ट्रांसफार्मिंग एक्सपेरिमेंट किया है ना। मिशेल्सन स्टाहल ने सेमी कंजर्वेटिव पर काम किया हुआ है। हरविन खुराना ने जेनेटिक कोड पर काम किया है, और ये जैकब और मोनार ने लैक ओपेरान पर काम किया है। बस लगा लीजिए, यानी ए का थर्ड देखो 2 दिया, ये हो गया थर्ड, और इसके अगर ए का थर्ड हमको पता हो गया, यानी ये थर्ड हो गया तो फोर्थ होगा। अब देखो बी का क्या लगा है, जैकब मोरान लैक ओपेरान लगा, यानी बी का फोर्थ लगा, यानी और भी देख लो ऐसे नहीं, बी का यानी फोर्थ आंसर नहीं, और मिला लो। सी का 1 हरविन खुराना जीन, बिल्कुल सही, सी का 1 हो गया। डी का सेकंड, ये भी सही है, यानी फोर्थ आंसर 100% सही है। तो देखिए बहुत आसान होता है, मिलाने वाला और बढ़िया, क्योंकि अगर एक दो चीज़ भी हम लोग जान लेते हैं तो आंसर वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। चलिए 147 हो गया, और 148 पे आते हैं हम लोग। Which are the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? रेप्लिकेशन इन ई कोलाई, उसमें हम देखें जब भी रेप्लिकेशन पढ़ने की, रेप्लिकेशन मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनना, और इसमें एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो काम करता है 5' to 3'। बस इतना ध्यान रखो। अब ऑप्शन खोल लो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइज 5' to 3' एज वेल एज गलत है बिल्कुल। हमेशा रोबाइत आदमी है, दबंग आदमी 5 to 3 चलता ही चलता है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमरेज 5' to 3' बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। इससे अच्छा कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। बाकी देख लेते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज देखो 3' to 5' दे दिया, यानी ये पक्का गलत हो गया। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टोटल गलत हो गया, यानी ये कौन सही हो गया आपका, दूसरा आंसर बिल्कुल सही। तो चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर आराम से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्रम में।
149 कहते हैं कि स्प्रेइंग द शुगर केन क्रॉप है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीज द यील्ड। हम सब जानते हैं कि ग्रोथ सभी हैं, साइटोकाइनिन भी है, एसिटिक एसिड नहीं है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है। तो ये जानते हैं एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ज़्यादातर सेनेसेंस से रिलेटेड है, ग्रोथ भी करता है। लेकिन जो जिब्रेलिन है इसका काम होता है इंटरनोडल इलांगेशन काम करता है। इसलिए स्टेम की लेंथ जब भी बढ़ाना होगा कौन सा एंजाइम होगा आपका, जिब्रेलिन, ध्यान रखिएगा। और क्या जिब्रेलिन का, ये जेनेटिक डॉर्फिनिज्म को दूर करता है, सी डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है ना। तो इंटरनोडल इलांगेशन सी डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा और जेनेटिक डॉर्फिनिज्म, हाँ ये सब चीज़ें जिब्रेलिन में या तो ध्यान रखिएगा। फिर आता है 150, ये देखिए थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए दिया हुआ है कि इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100 यानी x करके दिया हुआ है, तो व्हाट वुड बी द GPP। देखो इतना चालाक आदमी है, क्वेश्चन आपको फंसा रहा है, दिया है NPP और पूछ रहा है GPP। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि NPP को हम बना लें GPP, तो भी आप निकाल सकते हो, तो आसान होगा निकालना। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि फर्स्ट टॉपिक कितना है, थर्ड पूछा 1, 2 और 3, 3 टॉपिक लेवल बनाया होगा। कह रहा है कि इन एन इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट टॉपिक लेवल इज 100, व्हाट इज द GPP। आपको पता है कि नेट जो GPP -R होता है NPP होता ही नहीं होता, तो हम GPP बनाएंगे तो R इसमें ऐड कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि हम इसको 1000 मतलब 100 है तो इसको हम लोग कर लें 1000, कितना कर लें 1000 कर लें। अगर 1000 कर लें दूसरे पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और तीसरे पे क्या होगा 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड, यानी 10x देखो कहीं दिया होगा तो आप लगा सकते हो, 3 डिवाइड में सिर्फ 10x ये देखो पहले दिया हुआ। और एक काम क्या कर सकते हैं, अगर हम तो GPP करके ले जाएंगे तो NPP कर जाएंगे तो NPP दिया हुआ 100, NPP क्या दिया हुआ 100 दिया हुआ, तो सेकंड कितना हो जाएगा 10 और थर्ड कितना हो जाएगा x। लेकिन चूंकि GPP पूछा है तो इसमें +R ऐड कर लेंगे इसमें, ये टोटल कितना हो जाएगा 10x। चाहे ऐसे लगाओ चाहे आप, सबसे आसान है कि NPP को कन्वर्ट कर लो GPP, भाई सीधा सिंपल, का इतना कन्फ्यूज कर रहे हैं। 100 को कब बना लीजिए 1000, बस 1000 करिए 100 को 10 करिए, अपने आप आंसर सही हो जाएगा। पहला बहुत ज़्यादा परेशान होने, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा वैसे आप घूमते चले जाइए, आंसर अपने आप निकल सामने आ जाएगा। देखा तो कितना आसान क्वेश्चन, हम लोग लगातार क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं और देख रहे हो क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व भी हो जा रहा है। और उसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है, आप रिवीजन करिए, नया भी पढ़िए और क्वेश्चन के प्रैक्टिस को पढ़िए, क्वेश्चन कभी भी आपके हाथ से निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिएगा और लगातार क्वेश्चन करते रहिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।